हेलो एवरीवन। आज हम राहुल सांस्कृतिक जी, जिनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और इनका एक यात्रा वृतांत ल्हासा की ओर का अध्ययन करेंगे। इनके साथ साथ हम भी तिब्बत की यात्रा करने वाले हैं। इनका पैतृक गांव कनेला था और इनकी शिक्षा आगरा और लाहौर काशी में हुई। बाद में 1930 में ये श्रीलंका चले गए और वहां जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब से इनका नाम राहुल सांस्कृतिक जी पड़ा। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं और अपने यात्रा वृत्तांत में इन्होंने कई देशों का वर्णन किया है, अपनी घुमक्कड़ी का वर्णन किया है। राहुल सांस्कृतिक जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में रचना की, साहित्य सृजन किया है। जैसा कि आपको पता होगा, हिंदी गद्य को 13 तरीके से लिखा जाता है। राहुल जी की डेथ 1963 में हुई। साहित्य के अलावा इन्होंने दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी है, जो कि लगभग 150 होगी। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा क्योंकि इन्हें घूमना, यात्राएं करना बहुत ही पसंद था और इन यात्राओं से होने वाले लाभों का भी इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने बताया है कि मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया और घुमक्कड़ी जीवन से क्या क्या फायदे होते हैं, जो इन्होंने बताया कि घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। सो नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से ली गई है। ध्यान रखेंगे, राहुल जी ने तिब्बत की प्रथम यात्रा 1929 से 30 में की, जो उन्होंने नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में, छिपे हुए वेश में रूप बदल कर करनी पड़ी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो चलिए हम तिब्बत की यात्रा करते हैं, जो कि उन्होंने ल्हासा, जो कि तिब्बत की राजधानी है, से की। तो अब हम ल्हासा की यात्रा करेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग था, जिस रास्ते से लेखक तिब्बत यात्रा गए थे। लेकिन आपको पता होगा, उस समय तिब्बत जाने के लिए भारतीयों को परमिशन नहीं थी। लेखक जब पहली बार 1929 से 30 में जब तिब्बत यात्रा में पर गए थे, तो भिखमंगे का वेश धारण करके गए थे। वहां जब उन्होंने देखा कि कुछ बातें अच्छी थी तो कुछ बुरी भी थी, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। उन्होंने देखा वहां जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं था, औरतें पर्दा नहीं करती थी। और जो बिल्कुल भिखमंगे भी दो तरह के होते हैं। जो बिल्कुल निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते हैं, उनको लोग घर में नहीं घुसने देते हैं, लेकिन जो उच्च श्रेणी के भिखमंगे होते हैं, उन्हें बिना किसी पूछताछ, बिना किसी रोक टोक के घर के अंदर प्रवेश करने दिया जा सकता है। वह महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार वहाँ का वातावरण कैसा था, वहाँ लोग कितने मेहनती थे, वहाँ खेती किस प्रकार होती थी, वहाँ कौन सा धर्म प्रचलित था। तो इस तरह से कई छोटी से छोटी जानकारियाँ हम यहाँ हासिल करेंगे। लेखक को वहाँ यात्रा के दौरान किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेखक ने ये यात्रा किसके साथ की, तो ऐसी बहुत सारी रोचक बातें हैं जो कि हम इस यात्रा के दौरान लेखक के साथ जान पाएंगे। सुनाओ, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, चीनी सेना रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें थी और कुछ आराम की बातें भी थी। वहाँ जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न ही औरतें पर्दा करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से
घर के भीतर नहीं आने देते? नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों। तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वहाँ की चाय हमारे जैसे चाय नहीं होती है, वहाँ आपके लिए उसे पका देगी। देखेंगे कैसे चाय बनती है। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। यह चाय की चांगे में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगे में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। सुना, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा, टैक्स मांगने लगा। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। बेटा, आपको ध्यान रखना है कि लेखक जब नेपाल के रास्ते से तिब्बत जा रहे थे तो सबसे पहले किस स्थान पर पहुंचे थे, अंत में किस स्थान पर पहुंचे थे। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वहाँ का कल्चर आपको याद रखना है, किस प्रकार वहाँ का सामाजिक जनजीवन था। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति कौन था? सुमति इनके साथ यात्रा करने गया था। वह बौद्ध भिक्षुक था और वहीं का निवासी था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना उसका काम था। मंगोली था, जाति से मंगोली था, तो काला था। गुस्सा जितना जल्दी करता था उतना जल्दी उसका गुस्सा शांत भी हो जाता था। व्यवहारिक था। आगे हम देखेंगे यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे। पहली बार कब गए थे? 1929 में। 5 साल बाद जब वह लौटे और वह भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, लेकिन फिर भी उन्हें उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिल पाई थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे हुए थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। खासकर शाम के वक्त सभी लोग वहाँ छंग एक मादक पदार्थ है, नशा करके होश आवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हम सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डांडे क्या है तो आप ध्यान रखेंगे। डांडा सबसे खतरनाक जगह थी। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। तब डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी, क्योंकि यहाँ लोग नहीं रहते थे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल जाएगी, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए भी कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि यहाँ जान का सबसे ज़्यादा खतरा है। यहाँ डाकू रहते हैं और सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है। वहाँ गवाह तो फिर भी कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है भी या नहीं। डकैतों का वहाँ बहुत खतरा है और सबसे पहले इंसान को मारा जाता है, फिर लूटा जाता है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते तो भी और जीव निकाल कर कुची हिंदी में उसे बोलते हैं दया दया, एक पैसा कहते और भीख मांगने लग जाते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे। सुमति को यह सुझाव पसंद आया, क्योंकि इन्हें 16-17 हजार फीट ऊपर चलना था। सुनाओ, हम देखेंगे दूसरे दिन। फर्स्ट डे वह थोंगला के पहले गांव में थे, जहां इन्होंने चाय पी। आगे हम देखेंगे दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे।
भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया कि डांडे क्या है। सबसे ऊंची जगह है और जो कितनी खतरनाक है ये आप बता ही देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडे के देवता क्या है, तो आप देखेंगे और इन्हें किस तरह से सजाया जाता है। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान है, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया है। अब हमें बराबर उतराई पर चढ़ना था। चढ़ाई तो कुछ थोड़ी दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चढ़ने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह पिछड़ गया। तो आप देखेंगे कि लेखक अपने मित्र सुमति से किस तरह से पिछड़ गए थे, क्यों पिछड़ गए थे। तो इनका घोड़ा सुस्त था, इसलिए वह पिछड़ते जा रहे थे। वह उस घोड़े को मारना नहीं चाहते थे। और दूसरा रीजन भी जो अब आप देखेंगे, धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन की वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और भी सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजने के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोल थे तो मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। सो नेक्स्ट यात्रा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।